नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसका संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है अहरौला, और अहरौला पुलिस स्टेशन के गांव पश्चिम पट्टी में कुछ रोज़ पहले एक लड़की की लाश मिलती है। और ये लाश जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट लाश नहीं थी, बल्कि एक लड़की की लाश के कुछ टुकड़े थे जो अहरौला थाना इलाके के पश्चिम पट्टी गांव के गौरीपुरवा टोले में एक कुएं के अंदर पड़े हुए थे। तो जब एक लड़की की लाश के टुकड़े कुएं में पड़े होने का मंजर गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को इसके बारे में खबर दी। ये तारीख थी 15 नवंबर की, 15 नवंबर 2022। और जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चली ये बात, पुलिस की टीम फौरन मौका वारदात पर पहुंची, क्योंकि मामला बहुत नाजुक था। अगर किसी लड़की की लाश के टुकड़े कुएं के पानी में तैरते हुए ऊपर से दिखाई दे रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि हत्या की घटना तो है ही, और बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या की गई है। पुलिस को जब ये बात पता चली, पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से गौरीपुरवा के उस कुएं से लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। 5 से 6 टुकड़े रहे होंगे, जिसमें सारे हाथ पांव अलग थे और जिस्म के दूसरे हिस्से, धड़ के हिस्से भी थे। और जब ये सारे टुकड़े पुलिस ने निकलवाए तो वो देखते ही पुलिस को समझ में आ गया कि लड़की की लाश है। तो फिर पुलिस ने उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का फैसला किया। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने से पहले पुलिस ने उस कुएं में जो कपड़े पड़े हुए थे उस लाश के साथ, पुलिस ने उन कपड़ों को भी वहाँ से रिकवर किया, निकाला, और उसके क्लोज फोटोग्राफ्स पुलिस ने क्लिक किए। और इसके साथ ही पुलिस ने जो हाथों में मेहंदी उस लड़की ने लगा रखी थी और उसकी तस्वीर पुलिस ने क्लिक की। साथ ही जो नेल पॉलिश उसके हाथों में थी, पुलिस ने उसके भी फोटोग्राफ्स क्लिक किए। कंगन था हाथ में एक, वो भी पुलिस ने क्लिक किया, उसकी तस्वीर। और इन सारी तस्वीरों को क्लिक करने के बाद, ये सारी तस्वीरें जुटाने के बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। अब तफ्तीश जो शुरू हुई वो इस लाश की शिनाख्त के साथ ही शुरू हुई, क्योंकि लाश के टुकड़े कुएं में तो मिल गए, लेकिन लाश का सिर जो है वो गायब था। और सिर क्यों गायब था ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आमतौर पर कातिल इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर सिर हम कहीं और फेंक देंगे, कहीं और छिपा देंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो शायद लाश की पहचान नहीं होगी, और जब मरने वाले की ही पहचान नहीं होगी तो फिर कातिल कहाँ से पकड़ा जाएगा। तो इसलिए सिर जो है वो कम से कम इस कुएं में तो पुलिस को और गाँव वालों को नज़र नहीं आया, और इसी वजह से इस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी, पुलिस को मुश्किल हो रही थी। ये 15 तारीख की बात है, 15 नवंबर की। पुलिस ने जांच इसी दिन से शुरू की, और पुलिस ने आसपास के सिर्फ गांवों में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में और यहाँ तक कि आस पड़ोस के ज़िलों में भी पुलिस ने खबर भिजवाई। और खबर ये भिजवाई पुलिस ने कि पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या इस उम्र का, मतलब तकरीबन यही 20 से 25 साल के आसपास के उम्र की लाश के टुकड़े वो लग रहे थे। तो पुलिस ये पता कर रही थी कि क्या 20-25 साल के उम्र के बीच की कोई लड़की आसपास के गांव से गायब तो नहीं है। और इस कोशिश में पुलिस ने 30 अलग अलग सिपाहियों को 30 अलग अलग गांवों में भेजा, और वो सारे गांव जो है वो अहरौला थाने के इर्द गिर्द के गांव थे। और उन गांवों में जाकर सिपाहियों ने पता करना शुरू किया, और जब सिपाहियों ने पता किया तो पुलिस को ये पता चली बात कि एक गांव है इसहाकपुर। तो इसहाकपुर गांव की एक लड़की जो है वो गायब थी 10 नवंबर से। पुलिस को ये बात पता चली, और पुलिस को ये भी बात पता चली कि लड़की तो बेशक 10 नवंबर से गायब थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसी रोज़ जिस दिन ये लाश मिली 15 नवंबर को, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, और रिपोर्ट लिखवा कर बताया था कि उनकी बेटी जो है पिछले 5 दिनों से गायब है। वो अपने तौर पर अपनी बेटी को बहुत ढूंढ चुके, लेकिन उनकी बेटी के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो पुलिस जो है उस बेटी को ढूंढने में मदद करे। और जब ये बात अहरौला थाने की पुलिस को पता चली, और पुलिस ने फिर इसके बाद फौरन इसहाकपुर के उस परिवार को कुएं में टुकड़ों में लाश मिलने की बात बताई, और उस परिवार से ये कहा कि आप एक बार आकर देखें कि क्या वो लाश के टुकड़े या उसकी जो तस्वीरें हमारे पास है, क्या वो कहीं दुर्भाग्यवश आपकी बच्ची के तो नहीं है, आपकी बेटी के तो नहीं है। तो जिस परिवार की बेटी गायब थी उस परिवार के लोग पहुँचे, और उन्होंने आकर
वो जो नेल पॉलिश उस कटे हुए हाथ में थी और जो मेहंदी उस लड़की के हाथ में लगी हुई थी और जो उस लड़की के कपड़े थे, ये जो सारी चीज़ें कुएं से रिकवर हुई थी, उसकी तस्वीरें पुलिस ने उस परिवार को दिखाई। और जैसे ही परिवार वालों ने ये तस्वीरें देखी, वो बुरी तरह से रोने लगे, ज़ारों कतार फूट फूट कर रोने लगे। अब उनका रोना देखकर पुलिस को ये बात समझ में आ गया कि हो ना हो ये लाश के टुकड़े जो हैं उन्हीं की बेटी के हैं जो गुमशुदा है, गायब है। इस लड़की का नाम था आराधना प्रजापति। अब आराधना प्रजापति के घर वालों ने रिपोर्ट तो लिखवाई थी और इधर रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद पुलिस इससे पहले कि आराधना को कहीं से बरामद कर पाती, उसकी लाश के टुकड़े ही पुलिस को मिल गए, यानी उसकी हत्या हो चुकी थी। तो अब पुलिस को आराधना के कत्ल के मामले को इन्वेस्टिगेट करना था और पुलिस ने पहले उसके परिवार वालों से पूछताछ की और परिवार वालों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है इसी साल फरवरी महीने में की थी और अब दिसंबर में उनकी बेटी का विदाई होना था, क्योंकि शादी पहले हो गई थी, विदाई से पहले अभी बेटी उन्हीं के घर में रह रही थी। और इसी बीच उनकी बेटी रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई और उन्हें पता नहीं चला कि उनकी बेटी कहाँ गई। और इससे पहले कि वो कुछ अपनी बेटी के बारे में खबर जुटा पाते या पुलिस कुछ जुटा पाती, उनकी बेटी की हत्या हो गई। जब पुलिस ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की हो या आपकी किसी से, आपके परिवार की किसी से दुश्मनी है, तो इस बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो आराधना प्रजापति के परिवार वालों ने एक लड़के का नाम लिया। आराधना के घर के लोग तो इसहाकपुर में रहते थे, लेकिन उन्होंने एक लड़के का नाम लिया जिसका नाम है प्रिंस यादव। और प्रिंस यादव उसी पश्चिम पट्टी गांव का रहने वाला था जिस गांव के कुएं में आराधना की लाश के टुकड़े मिले थे। अलबत्ता सिर अभी तक नहीं मिल पाया था। तो जब प्रिंस यादव का नाम लिया और घर के लोगों ने यह बताया कि प्रिंस यादव के साथ कभी उनकी बेटी की मित्रता हुआ करती थी, जान पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था और प्रिंस जो है अब कम से कम आजमगढ़ में तो नहीं रहता, बल्कि हिंदुस्तान में भी नहीं रहता, वो शारजा में रहता है, वहाँ नौकरी करता है। लेकिन अब उन्हें ये जानकारी मिली है कि प्रिंस कुछ रोज़ पहले यहाँ आया था, लेकिन इसी बीच अब उनकी बेटी इस तरह से गायब हो गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो उन्हें शक है कि शायद इसके पीछे प्रिंस ही हो। तो जब पुलिस को प्रिंस के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस फिर फौरन पश्चिम पट्टी में प्रिंस के घर पर पुलिस ने दबिश दी। और जैसा कि होता है, जिस आदमी पर शक होता है और ख़ासकर अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व हो तो वो मौके पर आमतौर पर नहीं मिलता, फरार हो जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रिंस जो है अपने घर से गायब था। इधर पुलिस लगातार जांच कर रही थी और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि लाश तो 15 नवंबर को मिली थी, लेकिन ये लड़की गायब हुई थी अपने घर से 10 नवंबर को। 10 से लेकर 15 नवंबर तक उस परिवार के लोग अपने तौर पर ही अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली और 15 तारीख को ही उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। 15 तारीख को ही इत्तेफाक से लाश भी मिल गई। अब पुलिस की जांच में प्रिंस यादव जो है वो रडार पर था, लेकिन प्रिंस घर में मिल नहीं रहा था। फाइनली पुलिस की कोशिश जो है वो रंग लाई और प्रिंस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और ये इन्फॉर्मेशन मिली 16 नवंबर को। पुलिस ने प्रिंस को रोकने और उसकी घेरेबंदी करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस जो है पुलिस को चकमा देता रहा। और फाइनली जो पुलिस ने बताई है अपनी तफ्तीश में और छानबीन में, उसके मुताबिक प्रिंस ने जो है वो पुलिस पर गोली चलाने की भी कोशिश की। हालांकि जैसा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सिलसिला चल रहा है, आप सब जानते हैं कि प्रिंस ने गोली चलाने की कोशिश तो की, लेकिन प्रिंस इसमें कामयाब नहीं हुआ, बल्कि पुलिस की गोली से प्रिंस जख्मी हो गया। उसकी एक टांग में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब प्रिंस गिरफ्तार हुआ तो प्रिंस से पुलिस ने पूछताछ भी की और जब पूछताछ हुई तो प्रिंस ने न सिर्फ आराधना प्रजापति का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि उसी की निशानदेही पर पुलिस ने आराधना का कटा हुआ सिर भी जो पश्चिम पट्टी है वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर एक तालाब से बरामद किया और उसी तालाब से मांस काटने वाला एक बड़ा सा चाकू, जिसे आप चापड़ भी कह सकते हैं, वो भी पुलिस ने वहां से रिकवर किया। तो कुल मिलाकर आलाए कत्ल यानी कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार और आराधना प्रजापति का कटा हुआ सिर पुलिस ने प्रिंस की निशानदेही पर बरामद कर लिया। अब बारी थी इस मामले की बिहाइंड स्टोरी को समझने और जानने की।
तो पुलिस ने प्रिंस से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो प्रिंस ने जो कहानी पुलिस को बताई, और इसके अलावा पुलिस को जो दूसरे सोर्सेज से इस घटना के बारे में जानकारी मिली वो कुछ यूं है। ये जो आराधना थी, ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में प्रिंस की बहन भी पढ़ा करती थी, और आज से कोई 2 साल पहले प्रिंस और आराधना एक दूसरे से मिले थे और उन दोनों में अफेयर की शुरुआत हो गई थी, प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी। लेकिन प्रिंस जो है वो कोई पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, वो छोटे मोटे काम काज किया करता था, कभी कलरिंग का काम करता था, कभी दीवारों की मरम्मत का काम करता था। इस तरह से छोटे मोटे, जिसे आप ऑड जॉब्स कहते हैं इंग्लिश में, उस तरह का काम वो किया करता था। और प्रिंस जो है अभी पिछले कुछ समय से वो देश छोड़कर शारजा गया था, और वहाँ जो जहाज़ है उसकी मरम्मत का काम वो वहाँ शारजा में कर रहा था। और इधर हुआ ये कि आराधना प्रजापति के घर वाले जो है अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगे, और इसी साल फरवरी महीने में उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दूसरे लड़के से करा दी। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था और बहुत ज़्यादा इंटेंस भी नहीं था, चल भी नहीं पाता शायद, तो क्योंकि आराधना जो है वो प्रिंस का इंतज़ार नहीं करना चाहती थी और उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी, तो आराधना ने घर वालों की मर्ज़ी के सामने हाँ करते हुए दूसरे लड़के से शादी कर ली। लेकिन शारजा गया हुआ प्रिंस जो है वो, उसे जब इसके बारे में पता चला कि अरे आराधना ने दूसरी शादी कर ली, तो उससे नहीं रहा गया। उसे दूसरी क्या शादी कर ली, मतलब दूसरे लड़के से कर ली, उससे नहीं रहा गया, और वो फिर शारजा से वापस हिंदुस्तान आया, आजमगढ़ आया। और यहाँ आने के बाद अभी नवंबर के महीने में उसने पहले इससे कांटेक्ट किया आराधना से, और उससे कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन आराधना उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आराधना का ये कहना था कि अब उसकी ज़िंदगी किसी और लड़के के साथ है, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो नहीं मिलेगी और इस रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। लेकिन प्रिंस जो है वो आराधना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो वो दबाव बनाता रहा, और फाइनली 10 नवंबर को प्रिंस अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। 10 तारीख को मंदिर जाने के बहाने और एक बार आखिरी बार मिलने के बहाने प्रिंस ने आराधना को बुलाया, और आराधना उससे मिलने के लिए प्रिंस के पास पहुंची भी। लेकिन जो पश्चिम पट्टी गांव है वहाँ पर ये जो लड़का है वो पहले से इस इरादे से घात लगाकर इंतज़ार कर रहा था कि जब भी उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड आएगी, यानी वो आराधना आएगी, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और प्रिंस एक शार्प एज्ड वेपन के साथ, यानी तेज़धार हथियार के साथ इसका इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही वो लड़की इससे मिलने के लिए आई, बिना वक्त गंवाए हुए इसने ताबड़तोड़ उस पर हथियारों से वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। और इसके बाद आराधना की लाश के प्रिंस ने कम से कम 5 से 6 टुकड़े किए। सिर काट कर अलग कर दिया, हाथ पांव काट कर अलग कर दिए, धड़ काट कर अलग कर दिया, और इस तरह से जिस्म के बाकी हिस्सों को तो उसने अपने ही गांव में, जो गौरीपुरवा टोला है, वहाँ पर उसने वो लाश फेंकी, लाश के टुकड़े फेंके। लेकिन जो सिर है उसको सबूत छिपाने के इरादे से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जाकर एक तालाब में फेंका, और वहीं पर उसने हथियार भी फेंक दिया। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की, और प्रिंस को पुलिस ने पकड़ा घर वालों के बताने पर, और फिर प्रिंस की निशानदेही पर उसका कटा हुआ सिर भी बरामद हुआ। लेकिन इसी बीच जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी, कटा हुआ सिर बरामद करना, हथियार बरामद करना, प्रिंस को लेकर अलग अलग जगहों पर जाना, इसी बीच एक ठिकाने पर प्रिंस ने जो है वो पुलिस पर एक हथियार से हमला करने की कोशिश की, और ये हथियार उसने उसी तालाब के पास छिपा कर रखा था, एक असलहा, देसी कट्टा जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन प्रिंस अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हुआ और पुलिस ने उसे गोली मारी। इसके पीछे का जो सीक्वेंस है उसके बारे में आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे उसने पुलिस हिरासत में रहते हुए पुलिस पर ही गोली चलाने की कोशिश की होगी, किया भी होगा या नहीं, इस पर भी लोगों को डाउट है। तो खैर, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई और एजेंसी इस मामले की जांच करे तो शायद वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जब एक इतना हीनियस क्राइम करने वाला शख्स अगर इस तरह की हरकत करता है और पुलिस बचाव में उसे गोली मारती है, तो फिर इस चीज़ पर कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो प्रिंस की टांग में गोली लगी और फाइनली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह एक और ऐसा मर्डर केस जिसकी तुलना जो है
श्रद्धा मर्डर केस से हम कर सकते हैं, उसका आजमगढ़ में पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है प्रिंस, उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी और उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। तो ये थी पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक और श्रद्धा आजमगढ़ में मारी गई और यहाँ पर भी बॉयफ्रेंड जो है वो उस लड़की की मौत के पीछे जिम्मेदार पाया गया, गुनहगार पाया गया पुलिस की जांच में। इसी तरह की एक और घटना दिल्ली में भी हुई है जिसमें एक शख्स की हत्या उसकी पत्नी और बेटे ने ही कर दी थी और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे दिल्ली में त्रिलोकपुरी का एक इलाका है वहाँ पर एक कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया था, जिसके ज़रिए पुलिस ने उस मामले की तफ्तीश की और उस महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जब किसी की हत्या करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर निपटाने जैसी कोई कहानी, कोई वाकया सामने आता है तो उस तरह की कई कहानियाँ एक एक करके सामने आने लगती हैं। तो ये भी एक कहानी है आजमगढ़ की जो बिल्कुल दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप सबको बतानी चाहिए और इसीलिए मैं आजमगढ़ की इस कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ। और आपको मैं बताऊं कि हमारे एक दर्शक ने भी इसके लिए हमसे कई बार कमेंट में लिखा था, रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी बातों का मान रखते हुए भी मैंने ये कहानी आप सबको सुनाई। हालांकि आई एम सॉरी कि कमेंट तो मैंने पढ़ा लेकिन उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए, अब जो सवाल मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे पूछा था उसका जवाब आपको देता हूँ। मैंने ये पूछा था कि ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है, तो इसका जो जवाब है वो मैं पहले आपको इंग्लिश में सुनाता हूँ। एन इल डिफाइंड सिचुएशन और एरिया ऑफ एक्टिविटी नॉट रेडिली कन्फर्मिंग टू अ कैटेगरी और सेट ऑफ रूल्स। उदाहरण के लिए, ग्रे एरियाज इन द लेजिस्लेशन हैव स्टिल टू बी क्लैरिफाइड। कहने का मतलब ये कि कायदे कानून का वो पक्ष या वो पहलू जिसमें किसी चीज़ को बहुत तरीके से डिफाइन न किया गया हो, परिभाषित न किया गया हो, उसे ग्रे एरिया कहते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जो है हमारे दर्शक प्रदीप भांबू जी ने दिया है और इन्होंने एक ही शब्द में जवाब दिया है लेकिन सही जवाब है और वो शब्द इन्होंने लिखा है अपरिभाषित। तो इसीलिए प्रदीप जी का नाम मैं खास तौर पर ले रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं स्वप्निल चौधरी जी, इन्होंने भी उत्तर दिया है और इन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत लॉजिकल तरीके से उत्तर दिया है, तो इसीलिए स्वप्निल जी का भी मैं खास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि आप जैसे बहुत सारे दर्शकों ने इसका उत्तर दिया है और बहुत अच्छा उत्तर दिया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्वप्निल जी का नाम लेने की एक और वजह यह है कि प्रदीप जी के बाद अगर किसी ने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया है तो फिर वो स्वप्निल जी हैं। स्वप्निल जी ने एक उदाहरण भी दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर जैसे ये लिखा हुआ है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड रेस्टोरेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ग्रे एरिया है। चलिए, कुत्ते तो रेस्टोरेंट के अंदर जो है कोई ला नहीं सकता इस लिखे हुए सेंटेंस के मुताबिक, लेकिन क्या कोई इंसान बकरी या अपने पालतू खरगोश या कोई दूसरे मवेशी को लेकर रेस्टोरेंट में जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये इस नोटिस बोर्ड में जो है वो वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो इसको ग्रे एरिया कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इस बोर्ड पर जो रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है कि अंदर किसी भी जानवर को लेकर आना मना है, तब तो यहां पर कोई ग्रे एरिया जैसी बात नहीं होती। लेकिन चूंकि उस मैसेज में सिर्फ कुत्तों को लाना मना है ऐसा लिखा हुआ है और बाकी जानवरों के लिए कोई बात नहीं लिखी हुई है, तो कुछ लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा, बाकी जानवरों के बारे में नहीं है तो मैं अपनी बकरी लेकर ही रेस्टोरेंट में चला जाऊं। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर एक अपरिभाषित स्थिति है जिसमें गुंजाइश बनती है, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसे ही ग्रे एरिया कहते हैं। आई होप कि मैं उसको एक्सप्लेन करने में और आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा हूंगा। अब आइए कल के लिए एक सवाल आप सबसे पूछता हूं और यह सवाल मेरे हिसाब से बहुत टफ होने वाला है। यह सवाल है, एक वर्ड है अरिचिब्यूटायरोफोबिया। एक बार फिर से सुने, एक वर्ड है अरिचिब्यूटायरोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इसका उच्चारण करता हूं। हालांकि मैंने भी इसको तोड़कर लिखा है ताकि मैं खुद भी ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊं, अदरवाइज अगर मेरा ही उच्चारण सही नहीं हुआ तो आप कैसे इसका जवाब देंगे। लेकिन जितना मैंने समझा है उसके मुताबिक अरिचिब्यूटायरोफोबिया क्या होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना,
हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा, जिस किसी को अगर पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो इस तरह से फोबिया मतलब डर होता है, किसी चीज़ से डरने वाली चीज़। अगर रिचिब्यूटायरोफोबिया कहा जाए तो इसका क्या मतलब है, अगर आप में से कोई इस सवाल का जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया होगा। और आई एम श्योर ये सवाल आप सबके लिए मुश्किल होने वाला है, तो ये एक तरह से चैलेंज भी है कि आप इसका जवाब दें और सही उत्तर दें। अब आइए कुछ दर्शकों के नाम पढ़ता हूं जल्दी से। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि मैं उनका नाम क्यों नहीं लेता, लेकिन मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि YouTube में अब नाम कम डिस्प्ले हो रहा है, बल्कि जो भी आईडी बनाते हैं उस आईडी में जो है कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। जैसे एक आईडी है वो है यूज़र MF6EH6XY9E। अब इसमें मैं क्या नाम पढ़ूं बताइए दोस्त। लेकिन इन्होंने लिखा है कि बनर्जी साहब आप अपने कमेंट्स में अमुक व्यक्ति का नाम रोज़ ही बोलते हैं, लेकिन मेरे कमेंट की कभी चर्चा नहीं होती, ऐसा क्यों? तो दोस्त आपके कमेंट की भी चर्चा होगी और मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन अब जब डिस्प्ले ही नहीं हो रहा नाम तो फिर आपका नाम मैं कैसे लूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी अगर आप कोई कमेंट लिखें तो प्लीज़ उसके नीचे अपना नाम भी लिख दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी और बहुत सारे दर्शक हैं। साजिद मिर्ज़ा साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, उनको अब मैं पहचानने लगा हूँ। यूज़र -RB के नाम से एक आईडी है। डॉक्टर JL खत्री इन्होंने कमेंट किया है। साधना भट्ट जी हैं और भी लोग हैं, दुर्गा करकी जी हैं। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। चार्ल्स डिसूजा इनका भी कमेंट आया है, इन्होंने ग्रे एरिया के बारे में अपना उत्तर दिया है। फैनाटिक निहारिका के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है व्हाई डिड यू डिलीट माय कमेंट। मैंने किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया निहारिका, आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा शायद। और रेखा वर्मा जी का भी कमेंट है। सैयद यूसुफ श्रीनिवास VVS राव इनका भी कमेंट आया है। और इम्तियाज़ चौधरी साहब हैं। RS गर्ग हैं मेरे ख्याल से, इनका भी कमेंट आया है। माधव वाघ जी भी लगातार कमेंट करते हैं। साथ में पायल मित्रा जी का कमेंट है। वंदना सिंह और भी बहुत सारे लोग, प्रत्युष समेत बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आप सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और थैंक यू वेरी मच कहता हूं इतना रिस्पॉन्ड करने के लिए और मेरी इन कहानियों को सुनने के लिए, मेरे वीडियोस पर हाजिर होने के लिए। प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट बना कर रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।